बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 के बाद जो थ्योरी वाला पोर्शन है आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसका नेम है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। इसी के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आती है कि रिलेशन जो थ्योरी है ना, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। वरना अक्सर लोग तो यही कहते हैं ना कि बस क्वेश्चन सॉल्व करो जो इम्पोर्टेंट है, बस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं, बाकी मैथ में क्या है हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो हम आज थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। देखें, थ्योरी पढ़ेंगे तो ये हमें आइडिया होगा कि मैथ का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ है। अगर बस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे तो बस वो क्वेश्चन तक ही मैथ रहेगी, हमें ये आइडिया कभी नहीं होगा कि मैथ जो हम पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है। अगर आप हकीकत में देखें तो मैथ का एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी, एक एक इसका जो भी पार्ट है वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, ठीक है, और 100% यूज़ होता है। तो थ्योरी का समझना पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल जो हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का समझना, इसकी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके दरमियान में कि रियल लाइफ में हमें ये जो फार्मूलाज हैं ये हमें नज़र क्यों नहीं आते कि ये फार्मूले रियल लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है जो हम अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका जो सबसे पहला चीज़ हमने पढ़नी है वो है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ लिखा ना रिलेशन, तो रिलेशन क्या है। रिलेशन, हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिलेशन है क्या। रिलेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई कनेक्शन या ताल्लुक़। क्या कहा मैंने, दो चीज़ों के दरमियान कोई कनेक्शन या ताल्लुक़। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं हमारी जो रियल लाइफ में डेली हम देखते हैं रिलेशन आपस में, ठीक है। उनमें से देखते हैं, पहला होता है मदर एंड सन का, ठीक है। ये रिलेशन है माँ बेटे का, मतलब कि एक हमने माँ और बेटे का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ का, उसके बाद होता है ब्रदर सिस्टर, और फ्रेंड का भी होता है, फ्रेंड फ्रेंड का, ठीक है। ऐसे और बहुत से रिलेशन है। अगर और देखें तो टीचर स्टूडेंट का भी होता है, ठीक है ना। ये ऐसे रिलेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये रियल हैं, कोई इसमें झूठ वूठ नहीं है। तो ये आपकी रियल लाइफ में हमने देखे कि रिलेशन कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम मैथ में ऐसे कोई ऑपरेशन होते हैं जो दो नंबर के दरमियान रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में रिलेशन है ना, इसी तरह मैथ में भी होते हैं रिलेशन जो दो नंबर के दरमियान आपस में रिलेशन को शो करते हैं। तो चले मैथ में देखते हैं कि कहाँ होते हैं। पहला होता है ग्रेटर देन, ठीक है। इसमें ये साइन लगता है ग्रेटर देन में। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो 5 एंड 4, ठीक है, मतलब कि जो 5 है 4 से बड़ा है, इसको हम लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये रिलेशन शो कर रहा है इन दोनों के दरमियान कि 5 जो है ये 4 से बड़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें है कि 25 ये एक हमारे पास एक पेयर है, इसी में एक दो ये नंबर, इनका आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 5 का क्या है, स्क्वायर है। 25 जो ये 5 का स्क्वायर है, ये आपस में रिलेशन है। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में है क्या, 2 और 4। इसमें है जो 2 है ये 4 का स्क्वायर रूट है। ऐसा होता ना कि अगर 4 का स्क्वायर रूट ले तो 2 आता है ना, तो ये भी रिलेशन हो गया। उसके बाद आता है इक्वल का। इक्वल में ऐसे है कि 2 × 2 4। इसमें है कि 2 × 2 ये 4 के बराबर हैं। ये भी आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत से रिलेशन है जो मैथ में हमें देखने को मिलते हैं और हम उसको पढ़ते भी हैं और मैथ में अक्सर हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी रियल लाइफ में, ये है मैथ वाले रिलेशन। अब मैथ की डेफिनेशन के रिलेशन की क्या होती है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रिलेशन असल में ऑर्डर पेयर्स को मतलब का कोई भी सेट होती है। ज़रूरी नहीं कि अनऑर्डर पेयर के दरमियान कोई रिलेशनशिप बताया जाए बस वो पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि रिलेशन असल में ऑर्डर पेयर का कोई भी सेट होती है, ठीक है। ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर अब क्या होता है वो अब आगे देखेंगे। ऑर्डर पेयर होता है क्या है, ठीक है। तो वो होता है कि रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान कोई भी ताल्लुक, उसको हम रिलेशन कहते हैं, ऐसा ना। अब हम देखते हैं डायग्राम को कि डायग्राम में क्या कहते हैं। मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ पहले। ये ए है हमारे पास और ये क्या है, बी है, ठीक है। इसमें नंबर दिए गए 1 2 3, इसमें दिए गए 4 5 और 6। इनको डॉट से शो करते हैं हम। अब इनको हम करते हैं एक्सप्लेन कि ये हुआ क्या है। पहले इनको मिला देते हैं आपस में। ठीक है, अब करते हैं इसको। जो लेफ्ट साइड वाला ए वाला है ये कर रहा है ओवल सेट ए को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये ए को शो कर रहा है, ये बी को शो कर रहा है, ठीक है। अब जब ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से रिलेशन मतलब क्या होता है रिलेट, ठीक है। जब ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ होता है रिलेट, तो उनके दरमियान एक एरो हम खींचते हैं तो इनका आपस में रिलेशन है, ऐसे है ना। ये तो एक एलिमेंट ये बी के साथ हो रहा है और हमने इसका आपस में एरो खींचा है कि ए जो 1 जो ये 4 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा है कि एरो हमेशा ए से बी की तरफ जाता है। अब अगर डायग्राम में देखें तो जो सेट ए है इसमें 1 2 3 है और बी में क्या है 4 5 6, ऐसे है ना। ईच हेड बना हुआ है, ए में ये 3 है और बी में ये 3 है। अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन इसका क्या बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। वो ऐसा क्यों होगा, x की जगह पर हम ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये नंबर लिखेंगे, जब आंसर आएगा तो देखिए ये x समझ लें, इसको समझ लें y, ऐसे है ना। अब हमें चाहिए y, तो x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू। अगर हम यहाँ पर लिखें 1 + 3 इज इक्वल टू 4, y 4 आ गया, नहीं आ गया। अगर हम एक जगह आबाद 2 लिखें तो y क्या आ जाएगा 5, देखें 5 आ गया। अगर हम y x की जगह पर लिखें 3 तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपस में रिलेशन। अगर हम इसको रिलेशन शो करते हैं तो करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब कि x की जगह पर अगर ये हम बारी बारी पुट करें तो उसका आंसर ये आता रहेगा 4 5 6, ठीक है।
तो ये थी डायग्राम रिलेशन की। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। पहले हमने देखा रिलेशन का आपकी रियल लाइफ में कौन कौन से रिलेशन है उसको हम देखा, फिर हमने देखा मैथ के लिहाज से कि मैथ में कौन कौन से रिलेशन है, फिर हमने देखा डायग्राम के। ये डायग्राम एक्सरसाइज में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसी डायग्राम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टीसियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम जो करते हैं ए मल्टीप्लाई बी। रिलेशन समझने से पहले कार्टीसियन प्रोडक्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशन इसी से बनता है। पेयर होगा तब भी रिलेशन बनेगा, ऐसे नहीं। जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी मैथ वाली, उसमें पेयर बने ना कि 2 मल्टीप्लाई 2 फिर कॉमा 4, मतलब कि इनका एक पेयर है कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4। इनका आपस में रिलेशन बना। पहले क्या बना? पहले बना पेयर, फिर जाकर रिलेशन बना। तो कार्टीसियन प्रोडक्ट समझना ज़रूरी है, इसके आगे ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताता हूँ कि इसकी है क्या। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, क्या हैं? दो सेट हैं ए और बी। अगर ये नॉन एम्प्टी मतलब कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो उनका कार्टीसियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी उन तमाम ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई का सेट होता है जहाँ ए में से भी हो और वाई मतलब कि बी में से भी हो। ठीक है, इसका सैम्पल पहले लिखता हूँ, फिर समझता हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ आ जाएगी। अभी लिख रहा हूँ सैम्पल, जो मैथ की हम ज़बान में इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। ए मल्टीप्लाई बी और उसके बाद रहेगा इज इक्वल टू एक्स वाई। ये ऐसा पेयर बनेगा एक्स वाई। इसमें अब क्या क्या होना चाहिए? इसमें एक्स वाले एलिमेंट होने चाहिए, सॉरी एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए? ए वाले एलिमेंट, एंड बी वाले वाई की जगह पर होने चाहिए बी वाले एलिमेंट। ये बन गया मैथ की जो हम ज़बान में एक बात करते हैं, तो इस तरह बात करते हैं मैथ की ज़बान में। ठीक है, ये उसका एक लिखने का स्ट्रक्चर है कि ए मल्टीप्लाई बी जब भी हम करेंगे तो उसमें ऐसा पेयर बनेगा एक्स एंड वाई का। ठीक है, एक्स की जगह पर ए वाले एलिमेंट आएंगे सारे और वाई की जगह पर बी वाले एलिमेंट आएंगे। ये उस ज़बान में लिखा हुआ मैथ की। अब आपके सामने रखता हूँ मैं एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ सके। ए का सेट है 1 2 और बी का सेट है ए बी। ठीक है, अब हमने इनका कार्टीसियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी हमने इसका फाइंड करना है, तो इसका करते हैं ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, क्या मैंने क्या कहा था? एक्स की जगह पर ए वाले एलिमेंट आएंगे, वाई की जगह पर बी वाले। तो यहाँ पर एक्स पहले है, अतः एक्स की जगह पर ए वाला 1 आएगा, वाई की जगह पर बी वाला पहला। ठीक है, ऐसा आएगा ना। उसके बाद आएगा 1 फिर बी, फिर आएगा 2 ए 2 बी, ऐसा है ना। पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा फिर दूसरे के साथ। ये बन गया आपके साथ पेयर बन गए और इसका एक प्रॉपर सेट बन गया। इसको कहते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी। ए वाले भी सारे एलिमेंट आ गए, बी वाले भी सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, और इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इन सब को, जो भी पेयर बनता है। ये एक पेयर है, ये 2, ये 3, ये मतलब कि इसके अंदर 4 पेयर बने हुए हैं और उसको हमने एक ही सेट में बंद कर दिया। इसको कहते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी। ये इसका लेने का तरीका है, यानी ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। देखिए ए का ए है 1 है, इसने ए के साथ बनाया पेयर, बी के साथ बनाया पेयर। फिर ए का जो एलिमेंट 2 है उसने भी ए के साथ बनाया, बी के साथ बनाया। मतलब कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, इसको कहते हैं कार्टीसियन प्रोडक्ट। अब हम आगे बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की। ठीक है, बाइनरी रिलेशन जी। अब हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की। इसमें कि ए मल्टीप्लाई बी का कोई भी सबसेट बाइनरी रिलेशन या सिर्फ रिलेशन कहलाता है। मतलब कि दो पेयर हैं ए बी, उनका अगर मल्टीपल करें तो उनका सबसेट बाइनरी रिलेशन या सिर्फ ए ओनली रिलेशन भी उसको कहते हैं।
जो ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब कि जो ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है। अब रिलेशन को आमतौर पर छोटे लेटर आर से, रिलेशन किससे शो करते हैं, इससे, रिलेशन को आर से शो करते हैं आमतौर पर। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर ए खुद एक नॉन एम्प्टी सेट है और हम ए मल्टीप्लाई ए का कोई सबसेट लें तो उसे रिलेशन इन ए कहते हैं। अगर ओनली ए ही सेट हो हमारे पास, हमने इसी का क्या लेना है, इसका लेना है हमने ये, और इसी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए इसका जो सेट है ए का, जो अभी जो लिखा ना पिछले जो हमने पहले पढ़ा, ए में था 1 और 2 उसके एलिमेंट थे। तो इसी तरह अगर ए नॉन एम्प्टी सेट हो और हमने इसी का ही सब सेट ले लेना है तो इसको हम कहेंगे रिलेशन इन ए, मतलब कि ए के साथ ही ए का रिलेशन होना है हमने, क्योंकि हमारे पास ए की सेट है तो हमने ए के साथ ही ए का रिलेशन करना है। तो इसका मतलब ये है कि यानी ए ही ए की सेट है, इसी के अंदर हमने इसका रिलेशन करना है। तो आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ए की सेट के साथ कैसे रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था बाइनरी रिलेशन, कि जब दो रिलेशन, हम दो पेयर का आपस में रिलेशन करते हैं, दो जिसका आंसर आता है उसका क्या आता है, उसका जिसका आंसर आता है तो उसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन या ओनली रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था बाइनरी रिलेशन। अब आगे इसी के साथ आता है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर यूज़ होते हैं और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, इसको क्या कहते हैं, ये कौन से होते हैं नंबर, जब हम एक रिलेशन आर लेते हैं जो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल है, ठीक है। मतलब कि हमने दो पेयर हैं, दो हमारे पास सेट है, हमने उनका आपस में रिलेशन मुकम्मल कर दिया, जो जैसे अभी मैंने किया था ना ए एंड बी का रिलेशन, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी का, जो हमने 4 पेयर बनाए थे और उसको एक सेट में हमने वो बंद किया था। तो अगर वैसा हमारे पास कोई क्या होता है बाइनरी रिलेशन आ गया तो उसका हमने डोमेन एंड रेंज कैसे निकालना है, ठीक है। मैं आपके सामने पहले रखता हूँ सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा सेट है, नहीं ऐसे नहीं, 1A 2B 3C, ठीक है। ये हमारे पास सेट है, हर बार बाइनरी रिलेशन बना हुआ हमारे पास ऐसे। फॉर एग्जांपल यह हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन, हमने इसी में से डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। डोमेन होता है जो भी हमारे पास पेयर है, इस पेयर का जो भी पहला एलिमेंट है उस सब कहते हैं डोमेन। हमने इसमें लिखना है 1 2 3 बस, इसका पहला इसका पहला इसका पहला, ये आ गया डोमेन। आगे हमने लिखना है रेंज, जो उसका सेकंड एलिमेंट है ए बी सी, ये हमारे पास आ गई रेंज। बाइनरी रिलेशन का जितने भी उसके अंदर पेयर हैं उनका हर पेयर का जो पहला वो होगा एलिमेंट, वो होता है डोमेन और दूसरा होता है रेंज, ठीक है। ये हो गया डोमेन एंड रेंज। डोमेन होता है इनपुट साइड, मतलब कि पहला, ठीक है ना, देखना हमने पहले ऐसे बनाए थे 2 सर्कल, ऐसे ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, ऐसे बनाए थे ना। ये जो पार्ट ना ये है इनपुट का, ये है आउटपुट का। तो डोमेन हमेशा इनपुट होता है और रेंज हमेशा आउटपुट होता है, ठीक है। ये भी इसमें अंदर एक थोड़ी डिफरेंस है जो अपन याद रखनी है। डोमेन हमेशा होता है इनपुट और जो रेंज है वो होता है हमेशा आउटपुट, ठीक है। बाकी अगर ऐसे आपके पास सामने कोई पेयर आ गया, कोई मतलब कि बाइनरी रिलेशन आ गया, तो आपने उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है कि जितना भी पेयर हैं उनका सारा का जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ लिख देना है और जो दूसरा है वो यहाँ लिख देना है। लेकिन एक ही नंबर एक ही बार आएगा, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, फिर आगे फिर 2 है, तो अगर 1 2 बार है तो आपने यहाँ 1 बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 2 है तो आपने ऐसे लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना, ये आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही एलिमेंट एक ही बार लिखना है बस, चाहे वो अंदर 6 बार आया होगा लेकिन आपने उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये था डोमेन एंड रेंज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, वो ये है कि रिलेशन को हम कितने तरीके से देख सकते हैं या लिख सकते हैं रिलेशन को, ठीक है। उसके हमने देखने हैं मेथड कि कितने मेथड से हम रिलेशन को देख सकते हैं।
रिलेशन देखने के 3 मेथड हैं और उसको लिखने के भी 3 मेथड हैं। पहला मेथड है ऑर्डर पेयर, जो अभी मैं आपके सामने बनाए थे ना ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है उसका लिखने का और ऑर्डर पेयर का। जब अभी मैंने लिखा ना ए मल्टीप्लाई बी को जैसे मैंने लिखा था वैसे, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये पहला मेथड है जिससे हम रिलेशन को शो करते हैं, लिखते हैं, या हमें आइडिया होता है कि ये रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसका पहला मेथड है। दूसरा आता है टेबल। ठीक है, दूसरा क्या है? टेबल। पहला है ऑर्डर पेयर, दूसरा है टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? एक्स के लिखना है कि एक्स में क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब वाई हमने फाइंड करना है, एक्स प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आ गया, ये वाई हमने फाइंड करना, उसका फार्मूला ये है। जो पहले मैं लिखा था ना, जो हमने स्टार्ट किया था ये लेक्चर, तो वहाँ मैंने लिखा था वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जो भी लिखा है तो आपने वैसे यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स हमें दी गई, हमने वाई को फाइंड करना, तो वो हमारा फार्मूला ये है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस 1 फार्मूले वाला, ये 2 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 1, ये 3 आ जाएगा। यहाँ 3 पुट करेंगे, ये 1 फार्मूले वाला, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ 1, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। तो इसको कहते हैं टेबल फॉर्म। पहला था ऑर्डर पेयर, फिर है टेबल। टेबल में हम इस तरह शो करते हैं इसको, ये देखें, पेयर बन गया है सेम उसी तरह जैसे ऊपर लिखो में, देखें 0 1 1 2 2 3। ठीक है, आगे मैं इसको 2 बार लिखा, सॉरी 2 3 को, आ गया था 3 4। ठीक है, 3 4 आगे और आता है 4 5 जो मैंने लिखा। ठीक है, मतलब मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लिखते हैं और ऐसे टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए पेयर सेम आ रहे हैं, 0 1 0 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4, आगे 4 5। अगर आगे आप मूव करते जाएंगे तो वहाँ भी सेम आ जाएगा, यहाँ भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका सेम ही आएगा, चाहे आप लिखें इस फॉर्म में, चाहे लिखें टेबल फॉर्म में। 2 फॉर्म तो ये होती है जिससे हम रिलेशन को शो करते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो आपने उसी फॉर्म में ही लिखना होगा। अगर वहाँ पर आपको कोई फॉर्म नहीं लिखेगी कि वहाँ बस ये लिखें कि आप इसका रिलेशन शो करें, आगे ये नहीं बताया गया कि आप उसको ऑर्डर पेयर में लिखें, टेबल फॉर्म में लिखें, या जो थर्ड फॉर्म है ग्राफ फॉर्म है उस फॉर्म में लिखें। तो अगर वहाँ पर स्पेसिफिक लिखा गया है तो आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर उस कोई स्पेसिफिक फॉर्म वहाँ पर नहीं लिखेगी तो आपकी मर्ज़ी, आप इन तीनों में से जिस फॉर्म में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 फॉर्म पढ़ी। अगली जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो हम पढ़ते हैं, वो ग्राफ फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इसी का ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ हर ऑर्डर पेयर एक्स वाई को कोऑर्डिनेट प्लेन पर पॉइंट की तरह प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर मिनट्स, वाई एक्सिस पर लीटर। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने का तरीका आना चाहिए। ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस रखते हैं नीचे, ऊपर रखते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आता है 0, हमेशा दरमियान में हमेशा आएगा 0। अब यहाँ पर हमने ये जो लिखे हुए ना ये एलिमेंट, ये पॉइंट्स, इनको हमने यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस होती है पहली फॉर्म, ये पहला एक्स है, ये वाई, ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, तो हमने एक्स के नीचे रखना है, 0 यहाँ आ गया, बाकी 1 2 3, तो हमने 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। लेकिन आपने इसको स्केल के साथ बनाना है। स्केल जब रखेंगे ना तो वहाँ पर आपको सेंटीमीटर आएगा नज़र, सेंटीमीटर, 0 1 1 से 2 तक, 2 से 3 तक। तो आपने उसी गैप के मुताबिक आपने यहाँ नंबर लिखने हैं। अगर आपका गैप सेम होगा तब जाके आपका ग्राफ सही बनेगा। अगर आपने गैप में कोई मिस्टेक कर दी तो आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक मेरा वो था लेक्चर चैप्टर नंबर 2 वाला, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा वो लेक्चर सुन सकते हैं। आपको
ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आप करते हैं वाई एक्सिस पर, वहाँ पर भी देखें 1 2 3 4, वहाँ पर भी ये वैल्यू है 1 2 3 ये 4। ठीक है, अब हमने बनाना है ग्राफ। x का 0 है, y का 1 है, x का 0 है, y का 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉट लगाया, x0 y1, आगे है x1 y2, x1 है y2 है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x2 है y3 है, यहाँ पर आ जाएगा। आगे ये 4 है, फिर ये 4 है, यहाँ आ जाएगा। तो ये जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बनाने का तरीका है। अगर आप लिखना चाहें तो इस पॉइंट पर आप 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 3, यहाँ 3 4। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना पेयर में, आप वहीं पेयर यहाँ लिख सकते हैं। जिस पेयर का जहाँ पर पॉइंट है वहीं पेयर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये था ग्राफ, ये थर्ड पॉइंट था ग्राफ। ठीक है, पहले पढ़ा ऑर्डर पेयर पढ़ा, फिर पढ़ा टेबल फॉर्म, फिर पढ़ी ग्राफ। ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम रिलेशन को शो करते हैं। तो फिर वही बात है, अगर एग्जाम में कोई एक पूछ लें तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं पूछ रहा, बस ये लिखा है कि आपने रिलेशन शो करना है, तो आपको जो मर्जी आसान लगे आप इन 3 में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन का शो करने का तरीका, 3 मेथड थे। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा रिलेशन, आप पढ़ रहे हैं फंक्शन। फंक्शन एक ख़ास किस्म का रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। क्या कहा मैंने? फंक्शन एक ख़ास किस्म का रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन भी नहीं होता। फंक्शन बनाने के लिए 3 शराइत पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वो फंक्शन बनेगा। वो 3 कौन सी शराइत हैं वो आप सुन लें। जो पहली शर्त है वो ये कि f मतलब कि फंक्शन एक रिलेशन है a से b तक, यानी f जो है ना a मल्टीप्लाई b का सबसेट होता है। पहली शर्त ये है। दूसरी है डोमेन फंक्शन इज इक्वल टू a, मतलब कि a का हर एलिमेंट डोमेन में शामिल होगा। ठीक है, a का हर एलिमेंट डोमेन में शामिल होगा। दूसरी शर्त ये है। तीसरी ये है कि फंक्शन के किसी भी 2 पेयर के पहले एलिमेंट्स बराबर नहीं होने चाहिए, यानी एक x से सिर्फ एक ही y दे सकता है। ठीक है, मतलब कि फंक्शन के किसी भी 2 एलिमेंट्स के पहले एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो फंक्शन उसके 2 पहले एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए, एक का एक ही होना चाहिए। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था कि अगर 1 1 2 2 आ रहा है तो आपने बस 1 एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। चाहे उस पेयर में 3 बार ही आ गया, आपने बस एक बार ही लिखना है, 3 4 बार नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ वही बात हो रही है कि फंक्शन के किसी भी 2 पेयर्स के पहले एलिमेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगली ये है कि फंक्शन में हर इनपुट x का सिर्फ एक ही आउटपुट y होना चाहिए। एक ही इनपुट जाए और उसी का एक ही आउटपुट आए, एक से 2 नहीं आने चाहिए। एक अगर जा रहा है तो वहाँ से भी एक ही आए। ठीक है, बस एक, यहाँ से भी एक जाए, यहाँ से एक आए। ऐसा नहीं कि यहाँ एक जा रहा है यहाँ से 2 आ रहे हैं, ये भी यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक का एक ही आए। अगर ये आना तो इसके लिए फिर दूसरा इनपुट डालना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। एक का एक आना चाहिए, एक के 2 नहीं आने चाहिए, ये आपको फंक्शन में बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर एक x के 2 अलग आउटपुट हैं तो वो फंक्शन नहीं। अगर ऐसा है, ये एक है तो यहाँ पर आ रहे हैं 2, इसका भी ये है, इसका भी ये है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये होगा एक का एक, बस। एक के 2 नहीं होने चाहिए आउटपुट, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन लिखते हैं इफ़, मतलब कि फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखते हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f जो फंक्शन है वो a टू b, मतलब कि देखें ये a वाला पोर्शन है, ये b वाला पोर्शन है, मतलब कि f जो इसका फंक्शन है a फ्रॉम a टू b। ठीक है, ये था फंक्शन। तो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इस फंक्शन की टाइप्स।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इससे आपको फंक्शन की एग्जांपल दे दूं पहले, तब फिर आगे हम ये टाइप्स पढ़ेंगे। पहले हम देते हैं एग्जांपल फंक्शन की, कि फंक्शन की एग्जांपल क्या है। इसमें पहले सेट लिखते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। बी में आ रहा है 3 5 7 9 11, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट हैं, ए एंड बी। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा कि इसका जो फार्मूला है वो वहाँ ऐसा है 2x+3 y = 2x+3, ठीक है। ये हमारा पास फंक्शन है। अब होगा क्या, इसको पहले हम टेबल में पुट करेंगे इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 0 1 2 3 4, टेबल में आसान रहता है। फिर y 2x+3 = y, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 2 तो वैसे रहेगा, x की जगह पर आ जाएगा 0 + 3 = 3। 2 वैसे रहेगा, x की जगह पर 1 आ जाएगा +3। 2 × 1 2 + 3 = 5, ठीक है। 2 यहाँ पर भी 2 + 3 = 7। 2 3x की जगह पर +3 = 9, एंड यहाँ पर भी 2 4x की जगह पर 3 = 11। देखें, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको फाइंड किया, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है y की वैल्यू, लेकिन हमने फिर भी जो उन्होंने फार्मूला दिया उसी के मुताबिक हमने इसको फाइंड किया। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब हमने इसके बनाने हैं फंक्शन पेयर, x का पहला और y का पहला, ऐसे बन जाएगा ना। आगे फिर उसका दूसरा, उसका दूसरा, उसका भी तीसरा, उसका भी तीसरा, ठीक है। और उसका भी चौथा, तो उसका भी चौथा, x दोनों का, y का भी, यहाँ पर पांचवा, दोनों का पांचवा, ठीक है। यहाँ सेट आपने बंद कर देना। इनके दरमियान कॉमा आएगा, डॉट नहीं आएगा, कॉमा, हर जगह कॉमा आएगा, अंदर भी बाहर भी, ठीक है। यह अब बन गया फंक्शन, इन 2 सेट का फंक्शन। अब हमने निकालना है डोमेन। डोमेन में पहला एलिमेंट आएगा, मतलब कि ए वाला सेट पूरा आ जाएगा, ए वाला सेट। देखें ये सेम है ना, वैसे है, देखो 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके पहले एलिमेंट जो भी हैं वो सारे डोमेन में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा रेंज। रेंज में जो सेकंड है 3 5 7 9 11, वो आ जाएंगे रेंज में। ये सेकंड वाले 3 5 7 9 11, ठीक है, ये आ जाएगा रेंज में। तो ये था एग्जाम्पल फंक्शन की, के फंक्शन में 2 सेट हैं और ये फार्मूला इसी के मुताबिक आपने निकालना। डाटा आपको दिया गया है, फिर भी आपने निकालना है, ताकि आपको यकीन हो कि आपको पता चले कि निकालते कैसे हैं डाटा, ठीक है। तो जब आ जाएगा तो उसी के मुताबिक आपने फिर के पेयर बनाने हैं, पहले का पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे, ठीक है। फिर आपने डोमेन निकालनी है, जो पहले एलिमेंट है, सेकेंड वाले रेंज होते हैं। तो ये बन गया फंक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। पहले हमने इसको समझा, फिर आप इसकी एग्जांपल देखी, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पर, फंक्शन की, ठीक है। ये फंक्शन की टाइप्स हैं 4। जो पहली है उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। इसमें होता क्या है, पहले आप इसको समझ लें। अगर फंक्शन ए, अगर फंक्शन ऐसे हो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, रेंज बी का सिर्फ हिस्सा हो, ठीक है। जो इसका रेंज आएगा ना वो बी का सिर्फ हिस्सा हो, बी रेंज नॉट इक्वल टू बी, तो इसे इनटू फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल इसकी देता हूँ, 1 2 5, ये ए का सेट है, ये बी का लिखता हूँ, 2 4 6 8, ये 2 का सेट है, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है, फंक्शन निकालना है।
इसका क्या फंक्शन आएगा, 1 2 आएगा, 3 4 और 5 6 ऐसे आएगा ना। लेकिन यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर 3 थे, यहाँ 4 हैं, तो ये 3 इसके मुकम्मल हो गए, तो हमने 8 को छोड़ दिया। ए के तीनों एलिमेंट से एरो, अब इसी मैं वो बनाता हूँ शेप, ठीक है। शेप मैं यहाँ बनाता हूँ छोटी सी, यहाँ पर समझ आ जाएगी आपको ये, ठीक है। ऐसे बनाते हैं शेप। इसमें आप एक एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, 1 3 एंड 5 एक एलिमेंट है, यहाँ पर है 2 4 6 8, ये ए वाला ये बी वाला, ठीक है। अब ए के तीनों एलिमेंट से एरो गए 2 4 6 की तरफ, जिसका जिसका पेयर बना उसको हमने बना दिए। ऐसे बना था ना, ए 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 बच गया। लेकिन बी का एलिमेंट 8 खाली रह गया, उस पर कोई एरो नहीं गया। जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जिस पर कोई एरो ना हो तो वो इनटू फंक्शन कहते हैं। आई समझ आपको, कि जब दूसरे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट जो रह जाए, बाकी देखिए यहाँ पर पूरे मुकम्मल आ गए 5 तक, यहाँ 6 या 8 वाला सेट नहीं बना यहाँ पर पेयर, यहाँ पर भी देखो 8 वाली की तरफ एरो कोई नहीं जा रहा, ये अकेला ठहरा है। तो जो जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो उसको कहते हैं इन टू फंक्शन। आगे समझ आपको। ये थी टाइप्स ऑफ सेट की, जो सॉरी फंक्शन ऑफ जो उसकी टाइप्स हैं, उसकी पहली टाइप ये थी इनटू फंक्शन, उसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखते हैं। दूसरी है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। इसका दूसरा नेम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक नेम है 1 1 फंक्शन, दूसरा नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें होता है क्या है, अगर कोई भी दो अलग इनपुट सेम आउटपुट ना दें तो उसे 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मिसाल आपके सामने रखता हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए, ये एफ सेट है, उसमें दो पेयर हैं 1A 2B, ठीक है। ये दो पेयर हैं। अब एक मैं आपके डायग्राम बना रहा हूँ सामने, 1 2 ABC, एक 1 तो एक तरफ जा रहा है, B 2B की तरफ जा रहा है, ठीक है। C यहाँ पर अलग रह रहा है। एक की तरफ ए की सिर्फ ए की जो एरो है वो 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। देखिए 1 की एक तरफ जा रही है, 2 की B की तरफ जा रही है। दोनों अलग जगह जाते हैं, कभी कोलाइड नहीं होते। B का C खाली रह गया है मसला, लेकिन यहाँ पर कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 1 का मतलब है कि कोई भी दो एरो एक जगह नहीं मिलते, ठीक है। इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, कि यहाँ पर कोई भी मतलब कि एक जो है ना एलिमेंट, वो दो की तरफ नहीं जाएगा, एक का एक की तरफ ही जाएगा, ठीक है। जो पहला था वहाँ पर कंडीशन ये थी कि वहाँ पर अगर दूसरा जो एलिमेंट है, सॉरी सेट है, वहाँ पे कोई एलिमेंट खाली रहेगा तो उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। यहाँ पर ऐसा है कि अगर सेट ए सेट बी में एक एक एलिमेंट की तरफ एरो जा रहे हैं तो उसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। इसको पढ़ के भी ये लगता है कि 1 1 मतलब एक एक की तरफ, एक का एक की तरफ, इसका एक तरफ, इसकी तरफ। अगर ये रहता तो रह जाए, इसका कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है कि सी खाली खड़ा है, इसका कोई सेट आपस में पेयर नहीं बन रहा, नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। बस एक का एक की तरफ जाना होना चाहिए, बाकी जो रहते हैं वो रह जाए। इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। इसका अब थर्ड जो है, उसको थर्ड इसकी टाइप देखते हैं, ठीक है। थर्ड जो टाइप है उसका नेम है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ये नाम आपका ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसको।
अगर रेंज पूरे बी के बराबर हो, बी का हर एलिमेंट किसी ना किसी एक्स का आउटपुट हो, तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसका जो तरीकाकार है वो कुछ अलग है। आपके सामने मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। C1 C2 C3, ठीक है, M1। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 हैं। पहले जो पढ़े थे वो यहाँ पर होते थे 3, यहाँ पर 4 होते थे, मतलब कि यहाँ पर थोड़े यहाँ ज़्यादा होते थे। अब यहाँ पर थोड़े यहाँ ज़्यादा आ गए। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसमें ऐसा है कि जो C1 है वो भी M1 की तरफ जा रहा है, C2 भी M1 की तरफ जा रहा है, C3 M2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो बी है इसमें 2 एलिमेंट M1 M2 का हर एलिमेंट किसी न किसी एरो से पहुंच रहा है, ठीक है। कोई खाली नहीं बचा, देखें यहाँ पर कोई भी खाली नहीं बचा हुआ। ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। जो पहले पढ़े थे वहाँ पर यहाँ जो होता था एक्स्ट्रा वो खाली छोड़ देते थे हम। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर थर्ड आ गए तो हम उसको इसके साथ मिला देते थे, नहीं। यहाँ जो एक्स्ट्रा आता था हम उसको छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, कि बी का जो एलिमेंट है वो यहाँ से किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ जाए और ये इसके साथ जुड़ जाए, मतलब कि खाली कोई ना रहे। यहाँ देखें 2 आउटपुट जा रहे हैं, 1 इनपुट आ रहा है, सॉरी 2 इनपुट जा रहे हैं, यहाँ से 1 आउटपुट आ रहा है, तो इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखें लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन, तो ये मतलब कि एक ही जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट 2 के साथ जुड़ जाए या दोनों एक साथ जुड़ जाएँ, बात एक ही, तो खाली यहाँ पर कोई ना रहे, इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद इसकी 4th टाइप और आखिरी टाइप आती है, उसका नेम है बिजेक्टिव फंक्शन। इसको कहते हैं 1 और ऑन टू 1 भी कहते हैं या ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है। ये दो नेम भी, ये नेम भी है, जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। बिजेक्टिव फंक्शन भी है 1 या ऑन टू भी। इसके मैं आप पहले सर्कल बनाता हूँ। ये ए वाला है, ये बी वाला है, इसमें ए बी सी, इसमें है एक्स वाई जी, ठीक है। अगर फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसे इन बिजेक्टिव कहते हैं। ए और बी के दरमियान 1 कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना अलग पार्टनर है और बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ठीक है ना। मतलब कि हर एलिमेंट का अपना अपना एक अलग पेयर होना चाहिए, सेट होना चाहिए, लेकिन कोई एलिमेंट खाली नहीं यहाँ पर रह सकता। ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, ठीक है। ये बस आपस में मिल रहे हैं। ए मिल रहा है जी से, बी एक्स से, सी वाई से, आपस में सब के सब एलिमेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ पर खाली कोई भी नहीं रह रहा। इसको कहते हैं बिजेक्टिव फंक्शन। 1 भी पूरा हो रहा है कि एक के साथ एक मिल रहा है, ऑन टू कोई खाली भी नहीं रह रहा, ठीक है। ये जब ये दोनों शायद पूरे हो जाएं तो उसको कहते हैं बिजेक्टिव फंक्शन, खाली भी कोई ना रहे और सब एक, तो इसको कहते हैं हम बिजेक्टिव फंक्शन, जहाँ सब एलिमेंट एक दूसरे से मिल भी जाएं और खाली भी कोई ना रहे, और आपस में मिलने ऐसे कि एक के साथ एक का पेयर बने, ऐसा नहीं कि एक का 2 के साथ, लेकिन यहाँ एक का एक साथ मिल रहा है, सब 1 to 1 मिल रहे हैं और कोई भी खाली भी नहीं रह रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिजेक्टिव फंक्शन। ये थी 4 टाइप्स फंक्शन की जो हमने पढ़ ली। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं फंक्शन की नोटेशन की तरफ। ये इसका लास्ट टॉपिक आज का हमारा, फंक्शन नोटेशन, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें भी 2 टाइप्स आती हैं, पहले आती है इनफिनिट फंक्शन, उसके बाद आ रही है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म आज वाला। सबसे पहले हम देखते हैं इनफिनिट फंक्शन की। इनफिनिट फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन में इनफिनिट ऑर्डर पेयर्स हों, सेट बिल्डर नोटेशन ज़्यादा आसान होता है। अब फंक्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, -1 1 0 0 1 1 2 4
3 9, ठीक है। उसके बाद 4 16। आगे ये मूव कर रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहा है। देखें आगे ये डॉट लगाकर इसको हम मूव कर रहे हैं, ये देखें ये मूव कर रहा है, आगे स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। आप इसका डोमेन लिखते हैं, डोमेन में सारे पहले आ जाएंगे, -1 1 2 3 4। आगे ये मूव कर रहे हैं। रेंज है इसके जो सेकंड वाले हैं सारे वो आ जाएंगे 0 1 4 9 16, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो पहले 1 है, आपने 0 क्यों लिखा, 1 यहाँ पर आ नहीं रहा, तो दोनों में से हमने एक लिखेंगे, तो तरतीब ऐसे बनेगी ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो अगर पहले हम लिखे थे 1 तो फिर 0, फिर ये तरतीब अच्छी ना बनती, तो इसी वजह से पहले लिखा 0 फिर 1 लिखा, 1 यहाँ पर भी, तो दोनों में से एक लिखना पड़ता है। ये इनफिनिट फंक्शन का बन गया। आप इसकी बनाएंगे एक डायग्राम। ये डोमेन वाला है, ये रेंज वाला है, ठीक है। डोमेन में क्या रहा है, -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है 0 1 4 9 16, ऐसे आ रहा ना। अब -1 का 1 है तो ये 1 की तरफ जाएगा, 0 का 0 0 की तरफ जाएगा, इसको देखना है, ठीक है। जो हमारा सेट है ना फंक्शन ऑफिशियल, उसको देखना है। 1 का 1 है, फिर ये 1 की तरफ जाएगा, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, ठीक है। जो जिसके साथ उसका पेयर बना हुआ है आपने लाइन को उसी की तरफ खींचना है, एरो को, ठीक है। ये इसका बन गया डायग्राम, जो हम उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये क्या था, इनफिनिट फंक्शन का था। अब दूसरा इसकी जगह पर जो अगला उसका है वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन का। वो भी हम देखते हैं कि उसमें क्या करना पड़ता है, कैसे होता है वो। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, पहले लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर फंक्शन में, ठीक है, वो जो लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स का, वो ऐसे होता है। पेयर तो एक्स वाई का बनता है, ठीक है। जो वाई है वो mx प्लस सी, mx प्लस सी, ठीक है। ये हो गया उसका सेट। इसमें हम बात क्लियर करते हैं कि ये फार्मूला है, इसका ग्राफ एक सीधी लकीर बनता है जिसे हम ना मतलब कि वाटर टैंक की ग्राफ में दिखे, ठीक है। जो होता है लीनियर, इसका जो लाइन होता है हमेशा ऐसे जाएगी सीधी, हमेशा सीधी जाएगी, सीधी यहाँ से यहाँ आएगी, एक ही जाएगी। अगर ये ना तो ये आएगी, अगर ये नहीं तो ये जाएगी, सीधी जाएगी हमेशा। ऐसे नहीं कि कभी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे नहीं, सीधी जाएगी, ठीक है। ऐसे जाएगी लीनियर की हमेशा, या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी, अगर वैल्यू है नेगेटिव है तो ये नीचे आएगी, जाएगी हमेशा सीधा। इसका इधर दरमियान में इधर मुड़ना उधर मुड़ना ये लीनियर में नहीं होता, ठीक है। ये उसका वो था फंक्शन जिसमें हम लिखते हैं। उसके बाद आ रहा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है कि उसका जो लिखने का फंक्शन है, पहले बनाएंगे पेयर एक्स वाई का, एक्स और वाई। इसका जो फार्मूला है वो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, ये उसका फंक्शन है। इसमें हम उसको ये फार्मूला इसी में वैल्यू पुट करते हैं, जो आंसर आता है फिर उसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें जो ग्राफ होता है वो होता है कर्व होता है। देखें ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है। यू शेप में होगा या एन शेप में होगा, इन दो में से किसी न किसी शेप में होगा। ज़रूरी नहीं कि पूरा एन बने या पूरा यू बने, ऐसे भी बन सकता है, यहाँ से जाकर यहाँ, ठीक है। ऐसे बन सकता है, अगर ऊपर से नीचे अगर यहाँ आ जाए यहाँ, ठीक है, तो होगा इसी स्टाइल में, यू होगा या एन होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक स्टाइल का बनेगा ग्राफ। जो था लीनियर वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा या डायरेक्ट नीचे आएगा, बस सिंपल। वो उसकी एक लाइन होती है, इसका यू शेप में या एन शेप में होता है। ये इनके दरमियान था डिफरेंस इसके ग्राफ बनाने का, ठीक है। और हमारा जो अभी का जो लास्ट टॉपिक था वो यही था, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फंक्शन को हमने एक्सप्लेन करना था, और इसके साथ करना था इन्फिनिटी फंक्शन। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आपको मेरा इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप मेरे साथ रब्ता करके अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना।
अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।